नमो नारायण। तो कल हमने लाल किताब का जो है फरमान नंबर 1 पढ़ा था। आज फरमान नंबर 2 है। उसकी कुदरत का हुक्मनामा कहाँ पाया गया। अक्स भी जाहिर जाहिर पहले था सितारों पर हुआ। नक्श जिसका पीछे दुनिया के दिमागों का हुआ। दिमागी खानों का असर तब हाथ की रेखा हुआ। चांद सूरज फल की दुनिया से जहां दो बन गया। इल्म ज्योतिष इस तरह पर जब सितारों से हुआ। सीधी टेढ़ी हाथ रेखा से कियापा चल पड़ा। बेसिकली जो हाथ की रेखाएं हैं उनसे इन कुंडलियों को मिलान करना शुरू किया गया ताकि कुंडली की जो है वो कंफर्मेशन हो पाए। तो जो भी कुंडली है वो सही है कि नहीं है सामने वाले, क्योंकि हाथ की रेखाएं गलत नहीं होती, कुंडली का समय गलत हो सकता है थोड़ा सा, उसका टाइमिंग आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हस्तरेखा अगर आपको पता है तो आपको इजीली आप उसकी कुंडली का विश्लेषण कर पाओ। दिमाग जो है वो दायां और बायां, दायां हाथ बायां हाथ, दायां हाथ बाएं, बायां हाथ दाएं। जो दिमाग होता है वो लेफ्ट हैंड जो है वो राइट साइड पे बोलता है, और लेफ्ट राइट हैंड का जो है वो लेफ्ट हैंड पे बोलता है, ये बताया गया है। दिमाग दायां हाथ बाएं, बायां हाथ दाएं पर चमक जब दे चुका। हुक्मनामा उसकी कुदरत अपनी किस्मत। मुट्ठी बंद इंसान था। जो बच्चा पैदा होता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है, वो अपनी मुट्ठी नहीं खोलता है, क्योंकि वो अपने कर्मों को लेके आया है। तो जब तक बच्चा छोटा होता है उसको तो पता है ना वो क्या कर्म करके आया है। तो अपनी असलियत या अपने बारे में नहीं चाहता कि लोग उसको देखें या उसके बारे में विश्लेषण करें। दरअसल सबके मालिक ने इंसान के साथ उसके लिए मुकर्रर किए हुए कामों का हुक्मनामा हथेली पर लिखा हुआ उसके अपने ही कब्जे में ऐसे ढंग से भेजा है कि वह कभी गुम ना होने पाए और ना ही उसमें कोई तब्दीली या धोखा दही की जा सके, मगर उसकी शक की हालत को दुरुस्त करके उसकी शक का फायदा बेशक उठा लिया जाए। तो ज्यादातर जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो हस्तरेखा देख के उनको डाउट होता है, तो उसकी वो डराना कहते हैं ना कि डरा के और लूटना है, तो झूठ के तुम्हें ऐसा हो गया वैसा हो, तो वो चीज के लिए यहाँ पर परहेज बताया गया है। हथेली के वसीह बरे आजम पर ऊपर को उठे हुए बुर्ज या पहाड़ जिस कदर ऊंचे और लंबे चौड़े मजबूत होंगे उसी कदर ही एक दूसरे की अच्छी या बुरी हवा की रोकथाम कर सकेंगे। जो हथेली पर जो पोहे होते हैं, हथेली के ऊपर जो ये पोहे होते हैं, इन पोहों को पर्वत भी बोलते हैं। जितने ये उठे होते हैं, ये हाथ के जो रेखाएं हैं, शक्कर पर्वत चंद्र पर्वत, अगर ये उठे हुए हैं तो इसके अकॉर्डिंग ही आप कुंडली का विश्लेषण करते हो, उसके हस्तरेखा से भी और उसकी कुंडली से भी, कि वो फायदा देने वाला है या नुकसान देने वाला है। दरिया की नदियां या समुंदर के मददगार दरिया जिस कदर गहरे और साफ तह जमीन वाले होंगे उसी कदर ही उसमें पानी की ज्यादा चाल या पक्का असर होगा। जिस कदर नदियां और दरिया कम गहरे तंग होंगे उसी कदर उनमें ना सिर्फ पानी कम या उसका असर हल्का होगा, बल्कि असर के वक्त की रफ्तार भी मध्यम होगी। रेखा में मुख्तलिफ मुख्तलिफ निशान दरिया में बरेती जंजीरें या रास्ते की रुकावटें होंगी। दरिया या रेखा जिस जिस पहाड़ या बुर्ज के इलाके से गुजर कर आएंगे उसी उसी किस्म का असर उनके साथ लाई हुई मिट्टी में मौजूद होगा। बाबा जी आवाज नहीं आ रही। पहाड़ की जड़ी बूटियां और मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों के पौधों से आई हुई तेज मध्यम मीठी या कड़वी या हवा के असर के साथ होगा। हूबहू यही अवस्था ग्रहों के मुख्तलिफ राशियों के लिए मुकर्रर किए हुए घरों में होने पर इंसानी जिंदगी में होगी। अगर कुंडली हथेली का बरे आजम बनी तो ग्रहों की नजर का रास्ता या उनकी वाहमी दृष्टि ब्रह्मांड के दरियाओं की गुजरगाह होगी, जो उनके असर में ग्रह मंडल की जाति दोस्ती दुश्मनी से पैदाशुदा लहरों की उकसाहट से हजारा
किस्म की तब्दीलियां वाक़ई करने का बहाना होंगी और ग्रहों की मुकर्रर मियादों पर अक्सर जाहिर हुआ करें। बेसिकली इसमें बताया गया है कि जो हाथों की लकीरें हैं, कहीं पर जाल बने होते हैं, कहीं मछली बनी होती है, कहीं आइलैंड बने होते हैं, कहीं स्टार बने होते हैं, कहीं डॉट होता है। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो हाथों की लकीरें हैं वैसे ही कुंडली के अंदर भी वो सब कुछ वैसे ही मेंशन होता है। हस्तरेखा को जिसको देखना आता है और अगर ये लाल किताब को पढ़ ले और नाड़ी ज्योतिष को पढ़ ले, ये तीनों का कॉम्बिनेशन कर ले, तो उसकी प्रोडिक्शन कोई मतलब वो पत्थर की लकीर होगी, क्योंकि इसमें सब कुछ लिखा है। कुंडली को दुरुस्त करने के लिए हस्तरेखा जरूरी है। तो हस्तरेखा का ज्ञान उनको बहुत बेहतरीन तरीके से था। तो ये सारी चीजें कि जैसी लाइनें जहां जा रही हैं, भाई राहु से निकली हुई बृहस्पति पर जा रही है, केतु से निकली हुई शनि पर्वत पर जा रही है, तो जैसे जैसे सूर्य की रेखा है, भाग्य की रेखा, तो जहां पर वो लाइन जा रही है, वो नदियों की बात जो कर रहे हैं ना, नहरें और नदियां, वो उसी का जितना गहरी लाइन उतना गहरा असर। गहरा असर अच्छा या बुरा वो मैटर करता है कि उस पे जाल है या स्ट्रेट है। उंगलियों के पोरों और हथेली के बड़े आजम हर दो ही के बारह बारह टुकड़े और बुर्जों का पहाड़ों को 9 हिस्सों में तकसीम किया गया। यही 9 विधि गैबी ताकत और 12 सिद्धि इंसानी हिम्मत इस इल्म की बुनियाद थी। तो अब इसके अंदर आप देख लो, ये जो है तीन तीन करके जो ये पोरे आते हैं, तो ये तीन तीन पोरे बनेंगे। उसके अलावा आप अगर देखोगे तो ये 12 है। ये उंगली नहीं गिनी जाती, अंगूठा अलग गिना जाता है, और इसमें तीन नहीं होते, इसमें दो, किसी किसी के तीन होते हैं। तो ये 4 उंगलियों में तीन तीन पोरे, तो चार तिया 12। और जो पहाड़ है वो 9 ग्रह के जो डेफिनेशन है, जैसे बुध, सूर्य, शनि, बृहस्पति, शुक्र, तो ये चंद्रमा, फिर उसके बाद बीच में राहु केतु, इनके पर्वतों को देखकर वो जो नौ नौ ग्रह है और 12 जो राशियां हैं उनको इन्होंने जोड़कर 108 की वो म्याद बनाई गई। इसकी बेस जो रखी गई, ग्रह राशि और रेखा के अलावा मकान जाए, रिहाइश, ख्वाब, माल मवेशी, दुनिया के दूसरे साथी, दीगर शगुन शुभ निशानियां और इल्म के आफाक उस मजमून के जरूरी पहलू गिने गए। तो रेखा के अलावा मकान हो गया, आपके जो रिहाइश में आपके साथ जो लोग रहते हैं, या उनके बीच में जो मवेशी हैं, माल है। अभी आजकल मवेशी की जगह गाड़ियां जोड़ लो। गांव देहात में भी मवेशी हैं। आपके दुनियादारी की रिश्तेदारी, आपके पति पत्नी बच्चे और दीगर शुभ शुभ निशानियां जो है वो इनको मानते हैं। इल्म के आफा उस मजमून के जरूरी पहलू गिने गए हैं। तो इसलिए इसको जो बोला गया है कि ये जरूरी है, इसको जरूरी माना गया है। इसी को ही देख के कुंडली का विश्लेषण किया जाता है, इन्हीं रिश्तों को देखकर। जो ही किसी गैबी अक्ष दिमागी खानों में नक्श होकर हाथ की रेखा के दरियाओं के पानी में जाहिर हुआ, दुनिया के पहाड़ों का लंबा सिलसिला हथेली के बुर्जों में बुलंदी से दिखाई देने लगा। जो ही गैबी अक्ष दिमागी खानों में नक्श होकर हाथ की रेखा के दरियाओं के पानी में जाहिर हुआ, दुनिया के पहाड़ों का लंबा सिलसिला हथेली के बुर्जों में बुलंदी से दिखाई देने लगा, और बच्चे के सांस की हवा ने भी रुख बदला, जिस पर पहाड़ों से घिरी हुई हथेली का बरे आजम और चारों उंगलियों के वसीह मैदान के 12 कोने जन्म कुंडली में हूबहू वैसे के तैसे ही पाए गए। अगर जुदा रहा तो सिर्फ अंगूठा, अंगुष्त नर, जो ये मैं बताया, अंगूठा ही बेरुख पाया गया, जो उन तमाम का महवर, अंगूठे की कीली तथा दुनियादारों के पुण्य पाप का पैमाना मुकर्रर हुआ। दूसरे लफ्जों में हथेली की लकीरों या 12 खानों की उंगलियों की 12 ही गांठें हैं। गांठों से जो गैभी अक्स जाहिर हुआ वह हूबहू कुंडली के 12 खानों में 9 ग्रहों के मुखलिफ अवस्था में पाए गए। अब ये देखोगे ना, जैसे तो तीन 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 चौक 12, तो इसके जो खाने हैं ये भी एक एक राशि का घर बनाया गया। इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा। इसका भी कुंडली में जो भरा गया, जैसे ये तर्जनी का ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव है। फिर सूर्य की अनामिका से चौथा, ये पांचवा बीच का, छठा,
सातवां, आठवां, नौवां, फिर 10वां, 11वां और 12वां। शनि और बृहस्पति। अब यहाँ नाड़ी की जो हमने क्लास की थी, वो आप देखोगे, उसकी क्लास को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो मैंने शनि के साथ गुरु को क्यों जोड़ा था, शनि के साथ ही गुरु क्यों बैठते हैं, बुध के साथ शुक्र के ही क्यों बिठाया गया है। तो ये सारी चीजें आप देखोगे। तो यहाँ पे मेष राशि आ गई, फिर उसके बाद वृषभ, मिथुन, फिर ये शनि वाली उंगली को छोड़ के जो सूर्य के पांचवी राशि है उसको इसी में लेके आना है। मिथुन के बाद क्या हुआ, कर्क, कर्क के बाद क्या हुआ, सिंह, सिंह के बाद क्या हुआ, कन्या। ऐसे ही है ना। फिर कन्या के बाद तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। समझे। तो ये ऐसे दिए गए हैं, और इसको, इस पार्ट को शुक्र का लिया गया है, तो इसलिए इसको सातवां घर इसके अंदर माना गया है। हथेली पे भी ऐसे ही ग्रह हैं। अगर आपके पास वो फरमान नंबर 3 है, उसके ऊपर पढ़े तो ऊंचे फलक का अक्ष किधर है। हाथ दाया और कुंडली जन्म को तदबीर मर्द का नाम हुआ। कुंडली चंद्र या हाथ बाएं से तकदीर बशर का काम हुआ। उल्ट हाथों से औरत माना, ग्रहफल राशि आम हुआ। नेक हवा जब चलने लगी तो जहां दोनों का नाम हुआ। तो सीधा हाथ, दायां हाथ सीधा हाथ, वो जेंट्स का माना गया है, और बायां हाथ लेडीज का माना गया है। इसीलिए चंद्रमा की बात की है लेडीज के लिए, माँ के लिए, और सीधा हाथ आपके लिए, जेंट्स के लिए। तो गोया हाथ में कुंडली और कुंडली में उंगली के हवाई इशारे से ब्रह्मांड का मैदान एक ही दम से गूंज उठा। तो वो जो है आपको पूरा कुंडली का हिसाब समझा दिया इन्होंने। मैदान में एकदम से गूंज उठा। आपको कुंडली बनाओगे, कुंडली के अंदर आपको समझ में आएगा कि जो 2 नंबर है वो तर्जनी उंगली है, अनामिका कौन सी है, पांचवी। फिर उसके बाद आठवीं, 8 नंबर जो है वो कनिष्ठ का है। मध्यमा जो है वो 11वां भाव है। अभी यहां से समझो, तर्जनी उंगली ये सेकंड भाव, पहली उंगली सेकंड भाव। फिर ये वाला अनामिका जो है ये 5वां भाव, सूर्य का। मुख्य मुख्य उनको ले लिया उन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद 8वां जो भाव है उसका जो कनिष्ठ का है, इसको ले लिया। तो यहाँ किस किस को लिया है उन्होंने, यहाँ पे जो तर्जनी नंबर है 2, फिर उस शुक्र का है। 5वां नंबर अनामिका सूर्य का है। 8वां नंबर मंगल का है। 11वां नंबर जो है वो शनि का है, हथेली का हिस्सा। और जो 1, 4, 7, 10 है, बंद मुट्ठी के ग्रह माने गए हैं। केंद्र के जो ग्रह हैं उसको बंद मुट्ठी के ग्रह बोलते हैं। अब इसके अंदर वो कुंडलियों का विश्लेषण है। तो वो जब आप उसको खोलेंगे लाल किताब को, तो आपके पास पीडीएफ आपके पहुंच गई है तो ठीक है, नहीं तो उसको खोल लो या मंगवा लो, नहीं तो फिर ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर ये कुंडलियां बनी हुई हैं, ये सारी कुंडलियां बनी हुई हैं इसके अंदर। तो आपको ये हाथ की रेखाएं भी पता लग जाएंगी। साउथ इंडियन पद्धति से है, दूसरी पद्धति से, सभी पद्धतियां इसमें मेंशन की हुई है। प्रमाण नंबर 4, आलिम को इल्म से शक क्या है। जन्म वक्त, जन्म वक्त, समा करे नर क्या करे, समा बड़ा बलवान, असर ग्रह सब ही पर होगा, परिंद पशु इंसान। समय जो है वो किसी को नहीं देखता, समय बहुत बड़ा बलवान है। वो उसके लिए कोई भी मैटर नहीं करता। बच्चा गैबी पर्दे से माता के पेट में आया, बंद हवा से इस दुनिया में पहुंचा, तो उसके हाथ की 2 जहानी हवा उसका सांस हुई, जिसके लेते ही जमाना जमाने की 2 रंगी चालों के मैदान का लंबा चौड़ा हिसाब किताब खुल गया, जिस पर हर बात के 2 पहलू होने लगे। या यूं कहो कि जन्म के वक्त पता लग जाने से जिंदगी के ख्वाब की ताबीर, नतीजा या हालत मालूम करने का खाकर इल्म ज्योतिष के मुताबिक तैयार होता हुआ माना गया। मगर शक हुआ कि एक बाप के 2 बेटे। अभी यहां तक कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। जन्म वक्त की बुनियाद मानकर जिस तरह ये मजमून इंसान के ताल्लुक से काम देता है, हूबहू उसी तरह ही
इस इल्म का असर परिंदे, पशु, मकान या दूसरे दुनियावी अहम बहुत जरूरी वाकयात और कामों के ताल्लुक से पाया गया। यानी अगर वक्त की पैदाइश के मुताबिक इंसान के जन्म कुंडली उसके हालात से खबर देगी, तो उस वक्त का पैदाइश हैवान या बनाया हुआ मकान ग्रह चाल असर से खाली ना होगा। इसीलिए बोलते हैं ना कि केतु लगन वाले से पूछा जाता है कि आपकी जो, हाँ, जहाँ पैदा हुए थे, या राहु लगन वाले से पूछा जाता है कि जहाँ पैदा हुए थे वो कौन सा था, कैसा था, ननिहाल थे, सरकारी उसमें थे। तो ऐसा कुछ इंडिकेशंस पूछे जाते हैं। एक बाप की एक ही औरत से दो जोड़े बच्चे, उसके दो मुख्तलिफ औरतों से एक ही वक्त में दो इकट्ठे पैदा शुदा बच्चे। मुख्तलिफ का मतलब अलग अलग। एक घर के दोनों भाई, एक शहर दो निवासी, एक वतन दोनों साथी, हम उम्र एक जमाना, एक नस्ल, ख्वाह बेगाना, सभी का जन्म वक्त एक ही होने पर हालात की दुरुस्ती की बुनियाद क्या होगी? बरअक्स इसके भूचाल, हादसा, दरियाओं की तुंगियानी, जंग अजीम की गोलाबारी या दीगर वबाई और जहरीले वाकयात से हजारों लाखों की आखिरी वक्त कि एक ही जैसा और एक ही होता है हुआ देखा गया, तो फिर सबका यह निश्चय जाता कि मालूम होने लगा। इस पर ख्याल गुजरा कि हस्तरेखा और इल्म के आफा के मुताबिक जब हर एक की रेखा लकीरें जुदा जुदा, तो हालात का नक्शा क्यों तसल्ली बख्श ना होगा। मगर फिर भी वहम पैदा हुआ कि जब वह 12 साल बच्चे की रेखा का कोई एतबार नहीं, 18 साल उम्र में बड़ी रेखा में कोई तब्दीली नहीं मानते, मगर शाखों को बदलना माना गया है, तो यकीन किस बात पर होगा? इस तरह दोनों इल्मों में कोई दिलजोई ना हो सकी, क्योंकि एक तो जन्म वक्त लगन गलत होने की वजह से ही बेबुनियाद हो गया, दूसरा सिर्फ एक अकेले ही की जिंदगी का नेक व बद तबीयत की नरमी गर्मी बताकर चुप हुआ, किसी दूसरे साथी या ताल्लुकदार का कोई नहीं। बेसिकली क्या है कि एक ही समय में दो बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो उसके बारे में है कि दोनों का सेम भविष्य नहीं हो सकता। आप दोनों का सेम भविष्य बताओगे ये जरूरी नहीं है। इसीलिए हाथ की लकीरें जो है, कुंडली तो सेम खुलती है, लेकिन हाथ की लकीरों से, दोनों की हाथ की लकीरें, जो बोलते हैं ना गहराई में, उसकी गहराई कैसी है, कटी बटी तो नहीं है। और 12 साल तक तो बच्चे की रेखाओं का पता लगता है। बड़ी मेजर रेखाएं तो चेंज नहीं होती, छोटी छोटी रेखाएं जो वो चेंज होती है, उससे उनका भविष्य तय किया जाता है। ताया, चचाजाद, खाला, मामा के घर घरों में एक ही वक्त में इकट्ठे पैदाशुदा भाई, ख्वाह आलीशान राजा, ख्वाह निर्धन दुखिया फकीर, मगर दोनों एक ही शहर में इकट्ठे रहने वाले निवासियों के यहाँ एक ही वक्त में पैदाशुदा बच्चे, एक कश्मीरी, दूसरा मद्रासी, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा बंगाली, मगर सब इलाकों के वासियों के यहाँ एक ही वक्त में पैदाशुदा बच्चे, एक मुल्क से गए हुए, मगर एक लंका में, दूसरा अमेरिका, तीसरा इंग्लैंड, चौथा जापान। अगर वक्त की जमा तफरी का कराने के बाद सबके बच्चों का जन्म वक्त एक ही हो, तो सबका जन्म लगन भी एक ही होगा, मगर जिंदगी के हालात अमूमन कभी एक ना होते। अमूमन क्या होते नहीं है, वास्ता ना बता सका, तो आखिर पर हर दो इल्मों को इकट्ठा किया गया, मगर फिर भी यही मालूम हुआ कि बुनियादी असूलों को वाकफियत के बगैर कोई मतलब हल ना होगा। लिहाजा शक को दूर करने के लिए या इसका फायदा उठाने के लिए इस इल्म में ग्रामरे, फलादेश और योग बंधन वगैरह के अलग अलग हिस्से मुकर्रर हुए। तो इसीलिए इन्होंने इस किताब का बहुत अच्छे से तर्जुमा, मतलब इसको बनाया, और इसके अलग अलग तरीके से इसकी ग्रामर बनाई गई। ग्रामर के साथ साथ इसके जो भी योग हैं, बंधन है, वो सबको कोऑर्डिनेट किया गया।